तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी इंडिया की एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है और कंपनी इंडिया के अलावा 80 देशों में अपना बिजनेस करती है और कंपनी ग्लोबल जो प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छी है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आज की डेट में क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और उसके साथ साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, और उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी हमें किस प्राइस पे मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। दोस्तों, अगर हम बात करें ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी की, तो कंपनी एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है और जैसा आपको बताया कंपनी इंडिया के अलावा लगभग 80 देशों में अपना बिजनेस करती है और कंपनी जेनरिक मेडिसिन, स्पेशलिटी मेडिसिन और ओवर द काउंटर मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स का काम करती है। इसके अलावा बात करें कंपनी के प्राइम फोकस थेरेपीज़ की, तो कंपनी मेनली 3 थेरेपीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है अपनी मेडिसिन के थ्रू। उसमें है डर्मेटोलॉजी, रेस्पिरेटरी और ऑन्कोलॉजी। इनकी कंपनी जो मेडिसिन है वो ज़्यादातर बनाती है। उसके अलावा और भी कई एरियाज़ में कंपनी काम करती है और जैसा आपको बताया कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो अगर हम बात करें कंपनी के ग्लोबली बिजनेस की, तो कंपनी को इंडियन बिजनेस सेगमेंट से 33% रेवेन्यू आता है और इंडिया के अंदर कंपनी के जो ब्रांड्स हैं उसमें से कंपनी के 9 ब्रांड ऐसे हैं जो टॉप 300 ब्रांड्स में आते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केट के अंदर, और इस हिसाब से देखें तो इंडिया के अंदर भी कंपनी काफ़ी अच्छी मार्केट पोजीशन है। उसके बाद बात करें कंपनी के यूएस बिजनेस की, तो यूएस बिजनेस से कंपनी को 28% का रेवेन्यू आता है और यूएस के अंदर कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स है वो मेजरली जो होलसेलर हैं यूएस के उनको सप्लाई करती है और यूएस के अंदर भी कंपनी टॉप 15 जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स के अंदर आती है। इसके अलावा बात करें कंपनी के प्रोडक्ट ऑथराइजेशन की, तो कंपनी के पास यूएस की मार्केट में 170 प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी ऑथराइज है यूएस में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और इस हिसाब से देखें तो कंपनी का यूएस बिजनेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा बात करें कंपनी के यूरोपियन बिजनेस की, तो यूरोप से कंपनी को 12% का रेवेन्यू आता है और यूरोप की 12 कंट्रीज़ के अंदर कंपनी की डायरेक्ट प्रेजेंस है और 29 कंट्रीज़ में कंपनी अपने पार्टनर्स के थ्रू माल बेचती है। उसके अंदर ब्रांडेड मेडिसिन भी है और जेनरिक प्रोडक्ट्स भी कंपनी वहाँ पे सेल करती है। और अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी ने 21 लाइसेंसिंग डील जो है अपनी वो साइन करी हैं यूएस की मार्केट के अंदर, और इस हिसाब से देखें तो यूएस के अंदर भी कंपनी काफ़ी अच्छी पकड़ है। इसके अलावा बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कंपनी को 16% रेवेन्यू आता है और उसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो है एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और रशिया। यहाँ पे भी कंपनी अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल करती है। इसके बाद बात करें कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ की, तो किसी भी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सेगमेंट के थ्रू कंपनी अपने जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो डेवलप करती है, कंपनी पेटेंट्स के लिए अप्लाई करती है और बहुत सारे जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं उनको भी कंपनी एनहेंस कर सकती है। और यहाँ पे देखें तो इस कंपनी की भी R&D जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। कंपनी टोटल 4 R&D सेंटर्स ऑपरेट करती है जिसमें से एक इंडिया के अंदर है, 3 इंडिया के अंदर है और एक स्विट्जरलैंड के अंदर है। और कंपनी अपनी एनुअल सेल का 10 से 12% का जो पैसा है वो अपनी R&D एक्टिविटीज़ के ऊपर खर्च करती है, जिसके थ्रू कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स अपने बना सके और कंपनी अच्छी मार्केट पोजीशन जो है वो होल्ड कर सके। इसके अलावा बात करें कंपनी के पेटेंट्स की, तो कंपनी के पास में टोटल लगभग 950 पेटेंट्स हैं अलग अलग कैटेगरीज में से। इनमें कंपनी के पास जो पेटेंट्स हैं वो हैं फॉर इनोवेशन इन न्यू मॉलिक्यूलर एंटिटीज़, उसके अलावा फॉर्मुलेशंस के लिए हैं और APIs के कंपनी के पास में जो पेटेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी की R&D कैपेबिलिटीज़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की, तो कंपनी के पास में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर कंपनी के पास में 14 मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं और वो पूरे वर्ल्ड में ही फैली हुई हैं लगभग 4 कॉन्टिनेंट्स के अंदर। उसके बाद बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर 11 हैं और बाकी जो 3 हैं वो आउट ऑफ इंडिया हैं। और इन टोटल 14 फैसिलिटीज़ में से 8 फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो US FDA से अप्रूव्ड है, यानी कि वहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सब US के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होती है। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी के पास में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी काफ़ी अच्छी हैं। तो इस तरह से हम कंपनी का टोटल बिजनेस हम देखते हैं तो हम देखा कंपनी के रेवेन्यूज भी काफ़ी अच्छे डाइवर्सिफाइड हैं, कंपनी के जो ब्रांड्स हैं वो भी अच्छे हैं और साथ साथ R&Ds में भी कंपनी काफ़ी अच्छा जो काम है वो कर रही है। तो इस हिसाब से हम देखें तो हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि बिजनेस वाइज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये कंपनी है। तो दोस्तों अभी तक तो बात हो गई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें कंपनी के बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिल सके।
और मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं पिछले 5 साल का डेटा यूज़ करता हूं, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और यहाँ पे हम अगर पिछले 5 साल का डेटा चेक करते हैं तो सबसे पहला जो पैरामीटर हम चेक करते हैं वो होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू से हमें कंपनी के जो ग्रोथ है उसके बारे में पता लगता है। और यहाँ पे देखें तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 9,074 करोड़ पे और 2020 में ये बढ़ के हो गया 1,203 करोड़ पे। और यहाँ पे देखें तो लगभग हर साल कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं और इससे हमें क्लियरली ये पता लगता है कि कंपनी की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी आ रही है। उसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और यहाँ पे भी देखोगे डेटा में तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी स्टेबल है, 18%, 16%, 19% हर साल कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो उसको मिल रहा है। और ये इंडस्ट्री के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और इससे हमें कंपनी के बारे में यही पता लगता है कि कंपनी जो अपनी रॉ मटेरियल है उसको काफ़ी अच्छे प्राइस पे खरीदती है। कंपनी अपनी जो बिजनेस के और खर्चे होते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गए या मार्केटिंग के, सेल्स के जो एक्सपेंस हो गए, उनको भी काफ़ी अच्छे से मैनेज करती है। साथ साथ जो अपनी कंपनी प्राइसिंग रखती है अपने प्रोडक्ट्स की, वो भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। इसी वजह से कंपनी के पास में इतने अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है, कभी कंपनी लॉस में नहीं गई है। और प्रॉफिट भी देखें तो लगभग हर साल ही कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। 2020 में डिप हुआ था, उसमें सारी कंपनीज का था, तो इनका भी थोड़ा सा डिप हुआ है। अदरवाइज हम देखें तो 2018 में 1100 करोड़ रुपये के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिट था और 2022 में बढ़ के अब ये 1400 करोड़ रुपये हो गया। और ये भी काफ़ी पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। इसके अलावा बात करें हम कंपनी के अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशियो। और डेट बाय इक्विटी रेशियो से हमें यह पता लगता है कि कंपनी ने अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर और कंपनी ने लोन लेके कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। कोई भी कंपनी अगर ज़्यादा लोन लेती है, ज़्यादा डेट लेती है, तो उसको उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट का बर्डन आता है। और अगर कंपनी टाइम पे इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाती है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा हाई डेट वाली जो कंपनीज हैं उनसे बच के रहना चाहिए। और यहाँ पे बात करें तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी आ रहा है 0.44। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी ने 100 रुपये अपने लगाए हैं तो उसके अगेंस्ट 44 रुपीज़ का कंपनी ने लोन भी लिया हुआ है। तो उसका आप देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छे अमाउंट का डेट जो है होल्ड करती है। और अगर कोई भी कंपनी डेट होल्ड करती है तो बुरी बात नहीं होती, लेकिन हमें उसके अगेंस्ट चेक करना होता है कंपनी के पास पैसा कितना अवेलेबल है उसके जो इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए। और उसके लिए हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं, वो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से हमें ये पता लगता है कि जो कंपनी ने डेट लिया है हर साल उसका जो इंटरेस्ट को पेमेंट करना है उसके अगेंस्ट कितना गुना पैसा कंपनी के पास में ऑलरेडी अवेलेबल है कि अगर कंपनी को कोई प्रॉब्लम आए तो कंपनी अपना इंटरेस्ट आराम से पेमेंट कर सके। और यहाँ पे देखें तो इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज हो रहा है 7 टाइम्स। इसका मतलब जो कंपनी हर साल पैसा पे करना चाह रही है, कर रही है ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट में, उसका 7 गुना पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास अवेलेबल है। तो अगर कोई कंपनी को टेम्परेरी प्रॉब्लम आए भी तो कंपनी अपना इंटरेस्ट जो आराम से पेमेंट कर लेगी और कोई दिक्कत इंटरेस्ट की कंपनी को यहाँ पे नहीं आएगी। और ये भी कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद बात करें कंपनी के अगले पैरामीटर की, तो यह है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें यह पता लगता है कि एज एन इन्वेस्टर जो लोग इक्विटी के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के साथ में, कंपनी उनके पैसे पे कितनी रिटर्न जनरेट कर पा रही है। और यहाँ पे देखें तो लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 14% का, और 15% या उससे ज़्यादा किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है। इसका 14% आ रहा है तो लगभग 15% के आसपास ही हम मान लेते हैं। और सिर्फ लास्ट ईयर की बात नहीं, अगर पिछले 5 साल के कंपनी का डेटा देखते हैं तो 5 साल का भी कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी का एवरेज आ रहा है वो 14% आ रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो ठीक ठाक कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी है। तो इससे ऐसे अगर हम पूरे कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं, हमने चेक कर लिया कंपनी के रेवेन्यूज़ भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हो रहे हैं, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया है, कंपनी के पास डेट जरूर है लेकिन उसके अगेंस्ट कंपनी के पास में इंटरेस्ट जो कवरेज रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है, और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी अप टू द मार्क ही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इन फाइनेंशियल्स को चेक करके हम बिल्कुल क्लियरली कर सकते हैं कंपनी के पास में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स अवेलेबल हैं आज की डेट में। तो दोस्तों अभी तक तो बात हुई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी हमें किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो के ऊपर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। मैं आपको बता दूं फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। फ्री कैश फ्लो मतलब ये होता है कंपनी के पास ऐसा पैसा जो सारे खर्चे कंपनी के पास करने के बाद में कंपनी के पास बचता है, सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सब चीज़ें। और ये वो पैसा होता है जो बिजनेस का ऑनर है वो उस पैसे को घर लेके जा सकता है, क्योंकि अब बिजनेस को उस पैसे की जरूरत नहीं है, जो भी पैसा चाहिए था रिजर्व्स वगैरह सब हमने बना लिए हैं। और यही एक बिजनेस की असली कमाई होती है और इसी के ऊपर हम कंपनी को वैल्यू करते हैं। अगर कुछ लोग नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में क्या होता है, कंपनी कई बार नेट प्रॉफिट बुक तो कर लेती है लेकिन सारा पैसा उसको मिल नहीं पाता है, बैड डेट्स हो जाते हैं।
या बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जिनके पास प्रॉफिट तो आता है लेकिन वो छोटी कंपनी है, उनको लोन नहीं मिलता या फंडिंग नहीं मिलती, तो बार बार अपना जो पैसा कमाया है वो उनको अपने ही बिजनेस में लगाना पड़ता है, तो वो कभी भी फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए हम कंपनी को हमेशा फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं। और यहाँ पे देखें पिछले 3 साल कंपनी का फ्री कैश फ्लो, तो 2020 में कंपनी के पास था 461 करोड़ रुपये, 2021 में था 356 करोड़ और 2022 में था 319 करोड़। अब क्योंकि इसमें वेरिएशन आता है तो हम इसका एक एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो का एवरेज देखें तो यार है 380 करोड़ रुपये। और इस फ्री कैश फ्लो के हिसाब से अगर कंपनी की वैल्यू निकालते हैं तो आते हैं 19,000 करोड़ रुपये। यानी कि एक ऐसी कंपनी जो हर साल 380 करोड़ रुपये फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उस पूरी कंपनी की वैल्यू होगी 19,000 करोड़ रुपये। लेकिन फिर भी बात है कि आज हमें पूरी कंपनी तो नहीं खरीदनी है, कुछ कंपनी के शेयर्स हमने हो सकता है खरीदने हो, तो इसको अगर हम पर शेयर के हिसाब से निकालते हैं तो आता है 673 रुपये पर शेयर। यानी कि अगर हम 673 रुपये पर शेयर के हिसाब से ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना कैश जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी वैल्यू उसकी बनती है। लेकिन फिर भी बात है, जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि किसी भी कंपनी को हम फेयर वैल्यू पे या प्रीमियम पे खरीदते हैं तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया, जो भी हमने कंपनी का परफॉर्मेंस चेक किया है, वो सब पास्ट रिकॉर्ड है। हो सकता है फ्यूचर में कंपनी ऐसा परफॉर्मेंस ना कर पाए, कोई कंपटीशन आ जाए, कोई कंपनी में इंटरनल प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमें हमेशा अपने रिस्क को पहले से ही मैनेज करके चलना चाहिए। और उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% में कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें अपने आने वाला जो भी रिस्क है उसको अच्छे से मैनेज कर सकें। और यहाँ पे हमने कंपनी की जो फेयर वैल्यू निकाली थी वो आई थी 673 रुपये पर शेयर, उसका 50% यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 337 रुपये पर शेयर। तो अगर हम 337 रुपये पर शेयर के हिसाब से ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को काफ़ी अच्छे प्राइस पे भी खरीदेंगे, सस्ते प्राइस पे खरीदेंगे, और साथ साथ अपने जो आने वाले रिस्क हैं उसको भी अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो ये तो क्या हमारी बात कि हम किस प्राइस में कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर हम कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो। और अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की कि आज की डेट में एक्चुअली क्या प्राइस चल रहा है कंपनी का। तो आप बता दें, आज की डेट में कंपनी का करंट शेयर प्राइस आ रहा है 386 रुपये पर शेयर। यानी कि जो हमने फेयर वैल्यू निकाली थी लगभग उसके 50% पे ही कंपनी में मिल रही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 337 रुपये था और आज के में करंट प्राइस 386 रुपये है, तो लगभग हमें कंपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ मिल रही है। और इस वैल्यूएशन को देख के हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं ये कंपनी आज की डेट में एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। तो अगर आप इस तरह की कंपनीज में इंटरेस्ट रखते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा अपनी तरफ से भी होमवर्क कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए कि ये कंपनी मेरे को ठीक लग रही है, मेरे को इसका वैल्यूएशन अगर ठीक लग रहा है तो क्या हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके हिसाब से अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करके और थोड़ा कंपनी का और बैकग्राउंड चेक करके फिर आप डिसीजन लीजिए कि आपको इस कंपनी से इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। लेकिन कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आज की डेट में कंपनी की वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह से कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।